हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग साइंस पढ़ेंगे क्लास 10th की। जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे से कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन की कुछ परिभाषाएं रह गई थी जो कि इस डायग्राम के द्वारा हम लोग इसी क्लास में पूरी करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। आपतित किरण आपतित किरण, इस डायग्राम को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। इसमें ये पूरा डायग्राम सेम ऐसे ही बना था। इस क्लास में हम लोग ये जो लिखी हुई थी आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण तो बाद में बताएंगे। आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इन सब के बारे में, इन सब की परिभाषाएं यहाँ पे लिखी गई हैं। पहले इनको हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग परावर्तन के नियम समझेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं आपतित किरण। ये रही हम लोग की आपतित किरण, जो ये हाथ से ऐसे आ रही है, आपतन बिंदु पर जो आ रही है वो हम लोग की है आपतित किरण। देखो, आपतित किरण ये हम लोग का M1 M2 समतल दर्पण है। ये M1 M2, ये M1 है, इधर ये M2 है। ये हम लोग का पूरा है समतल दर्पण। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आपतित किरण में दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे रोशनी पड़ रही होगी, तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश किरणों। यहाँ पर प्रकाश ही पड़ रहा है, प्रकाश किरणों, ठीक है, लिखा है। इसमें परिभाषा देखिए क्या है। आपतित किरण, दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि ये हम लोग का दर्पण है और इस पे जो भी रेखा, जो भी किरण, प्रकाश की किरण आके गिरती है दर्पण पर, वो हम लोग की हो जाती है आपतित किरण। जो आती है किरण वो आपतित किरण कहलाती है। तो ये हो गया हम लोग का आपतित किरण, ठीक है। अब परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या होती है? जो किरण दर्पण पर आती है आपतित किरण कहलाती है सरल भाषा में। और परावर्तित किरण वह किरण, देखो पहले सरल भाषा में देखते हैं हम लोग। आपतित किरण जो आती है आपतित किरण, और परावर्तित किरण जो दर्पण पे टकरा के वापस निकल जाती है वो कहलाती है परावर्तित किरण। देखो कैसे, दर्पण पर टकराने के पश्चात, ये हम लोग का दर्पण है, मिरर, दर्पण पर टकराने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या मतलब है इसका? जो किरण आती है, प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है, वो हम लोग की आपतित किरण कहलाती है। अब आती है जो किरण, फिर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वह हम लोग की परावर्तित किरण कहलाती है। एक तरफ आती है आपतित, जो टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वो परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब, अगला है हम लोग का अभिलंब। दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे बोला है दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो ये हम लोग का दर्पण है, इसके अभिलंब, इसके लंबवत, लंबवत मतलब 90 एंगल, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल 90 में, इधर भी 90 एंगल बने, इधर भी 90 एंगल, 90 डिग्री का कोण इधर भी बने और 90 डिग्री का कोण इधर भी बने, इसी को बोला है लंबवत। दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या है? दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से, दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। और परावर्तित किरण, दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। कौन सी किरणें कहलाती हैं? परावर्तित किरणें कहलाती हैं। फिर से, दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अगली हेडिंग आपतित किरण। परावर्तित समझ गए आप लोग, अभिलंब समझ गए। उसके बाद हम लोग ने उससे पहले क्या पढ़ा था? आपतित किरण। एक बार इसको भी देख लीजिए फिर से।
दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। फिर से, दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित में क्या था? दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या था? दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला हम लोग का है आपतन कोण। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपतन कोण क्या होता है, सिर्फ बताया था, लिखवाया नहीं था। इसमें देखिए आपतन कोण क्या होता है, पहले हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम के बाद इसमें देखेंगे। डायग्राम देखिए, आपतन कोण क्या है, यहाँ पे देखो आपतन कोण ये है आई, आपतन कोण है आई। तो आपतन कोण है क्या? देखो आपतित किरण ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऐसे ही परावर्तन कोण है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से लिखा जाता है। और आपतन कोण को किससे लिखा जाता है? स्मॉल i से। ठीक है, अब देखो परिभाषा। आपतित किरण, देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, इसके और इसके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यही तो बताया है हम लोगों ने कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने, इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से लिखा जाता है। अगली परिभाषा, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल r से लिखा जाता है। देखो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। अगले आपतन कोण, ठीक है, सॉरी आपतन बिंदु। आपतन कोण तो ऊपर हो गया। आपतन बिंदु मैंने यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसे बी से, ये बी वाला जो पॉइंट है, इसमें मैंने एरो बना के इधर लिख दिया है। ये कौन सा बिंदु है? ये आपतन बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। और इसमें लिखा क्या है? आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परिभाषा तो देख लिया, हम लोग डायग्राम में देखते हैं। इधर देखो, ये दर्पण है हम लोग का, ये आपतित किरण जो आई है, इधर एरो बना लो। इधर को जब आएगी तो इधर को एरो, जाएगी तो ऊपर को एरो। ठीक है, ये आपतित किरण तथा अभिलंब, ये हम लोग का अभिलंब था, और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसी बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखो फिर से देखो, आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मतलब पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर होते हैं, यही तो बिंदु है, वो जिस बिंदु पर होते हैं वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। एक बार फिर से यहाँ से देखो, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से लिखा जाता है। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से लिखा जाता है। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तीनों जिस बिंदु पर होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कि अगर इनमें से कोई भी परिभाषा आपको कठिन लगती है तो उसको आप हमें कमेंट में बताइएगा, उसे हम एक बार फिर से बताएंगे। फिलहाल एक बार फिर से हम लोग से देख लेते हैं, सारी की सारी 6 हैं, 6 एक बार एक नज़र में और देखते हैं। आपतित किरण, दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। अगली है परावर्तित किरण।
दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित कहते हैं। मतलब दर्पण पर आई किरण फिर टकराई, यहाँ पे आके टकराई, फिर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो ये वापस लौट जाती हैं वो किरणें, सभी किरणें कहलाती हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आती हैं और फिर टकराने के पश्चात वापस लौट जाती हैं वो सभी किरणें कहलाती हैं परावर्तित किरण। यानी कि दर्पण पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को कौन लौटती हैं? प्रकाश की किरणों। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, दर्पण के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से लिखते हैं। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आर से लिखा जाता है। आपतन बिंदु जहाँ ये तीनों मिलती हैं, ये अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये तीनों कोण नहीं सॉरी अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतित किरण, ये तीनों मिलते हैं जहाँ, वो बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। इसी परिभाषा में यही लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर होते हैं वह आपतन बिंदु कहलाता है। इसे आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे कुछ चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं करवाती हूँ, तब तक पहले से मैं रफ कर लेती हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम है प्रकाश परावर्तन के, निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं अभी। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। कैसे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं, ये इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब ये आई और आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। फिर से देखो ये नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों 1 2 3 तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। ये इसका है पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये है पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, समझ गए? मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। और पहला वाला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगली हेडिंग है दर्पण। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली हेडिंग समतल दर्पण पर। पहले मैं इसे रफ करती हूँ। तो हम लोग अब पढ़ेंगे दर्पण, और दर्पण में पढ़ेंगे समतल दर्पण। ये है हम लोग का समतल दर्पण M1 M2। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं डेली यूज़ में, वही हम लोग का ये समतल दर्पण। ये हम लोग का समतल दर्पण M1 M2। अब इसमें हमने अगली हेडिंग ली हुई है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये हेडिंग है हम लोग की, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहला बिंदु देखो हम लोग का क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सीधा तो समझ में आ रहा होगा कि सीधा मतलब जैसा है सेम वैसे ही दिखेगा दर्पण में, पर प्रतिबिंब सदैव आभासी मतलब नकली, रियल नहीं होगा, वो नकली एक टाइप से होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मतलब होता है अपनी जो इमेज बोल सकते हैं, इमेज बोल सकते हैं, यानी कि जो हम लोग मिरर देखते हैं, मिरर में जो बनता है प्रतिबिंब, उसी को बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सदैव आभासी यानी कि वो रियल नहीं होता है, वो नकली होता है। नकली तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसलिए अच्छा थोड़ा सा लगे वर्ड, सुनने में भी, देखने में भी, पढ़ने में भी
एग्जामिनर को भी अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है आभासी। इसे बोलते हैं किताबी भाषा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। हम लोग मिरर देखते हैं जब, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग के पैर ऊपर और सर नीचे होता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का सीधा ही दिखता है चेहरा, मतलब सर ऊपर है और पैर नीचे, एग्जैक्ट ऐसे ही तो दिखता है। तो यही लिखा हुआ है कि सीधा होता है। अगला पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। थोड़ा सा अलग लगा होगा, क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब ये अपनी घरेलू भाषा में समझते हैं। हम लोग जब शीशा देखते हैं तो ऐसा तो दिखता नहीं कि ये वाला कान बहुत बड़ा दिख रहा हो, तो ये वाला कान वैसे ही दिख रहा हो, ऐसा होता है? नहीं होता है। हम लोग को दोनों कान, क्या दोनों कान, आँख, नाक, कान, मुँह जो भी देखते हैं शीशा में, वो हम लोग को परफेक्ट उतना ही दिखता है जितना वो रियल में होता है। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे लिखा है, वस्तु के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही उसका बड़ा प्रतिबिंब होगा। जैसी वस्तु वैसे ही उसका प्रतिबिंब। ये नहीं कि वस्तु छोटी है, बॉल छोटा है और देखो उसमें बड़ा सा बॉल रहा है, ऐसा नहीं। जितनी बड़ी बॉल होगी उतनी ही बड़ी बॉल मिरर में भी हम लोग को उतनी ही साइज में दिखेगी। यही दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। बहुत लंबा है। इसमें कहने का मतलब इसका ये है कि अगर किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, कोई मिरर में मनुष्य को पूरा प्रतिबिंब देखना है, मान लो आपको शीशे में पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए शीशा कितना बड़ा होना चाहिए, मतलब दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसे वही लिखा हुआ है कि अगर आप 6 फीट के हैं तो मिरर होना चाहिए 3 फीट का, मतलब मनुष्य की ऊंचाई का आधा। अगर आप h की ऊंचाई के हैं तो इसका आधा यानी कि h/2। अगर आप 6 फीट के हैं तो मिरर यानी कि कितना चाहिए, आपकी ऊंचाई का आधा। 6 का आधा कितना होगा? 3, 6/2 यानी कि 3। तो मिरर चाहिए हम लोग को 3 फीट का। यही लिखा हुआ है कि h ऊंचाई के मनुष्य को, मतलब मनुष्य की ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी हो चाहिए? समतल दर्पण की न्यूनतम मतलब कम से कम कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, तो उसकी ऊंचाई लंबाई होनी चाहिए h/2। यानी कि अगर मान लो आपकी ऊंचाई 5 फीट है, ठीक है, तो हम लोगों को इसकी समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई चाहिए हम लोग को 5 का आधा यानी कि 2.5 फीट हम लोग को चाहिए समतल दर्पण। ठीक है, यही कहने का मतलब है इस वाली लाइन में कि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण बोल लो या पूरा बोल लो, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3, 6, 5, 4 कुछ भी हो सकता है। छोटा बच्चा भी मान लो, अगर छोटे बच्चे की हाइट मान लो 2 फीट है, ठीक है, 2 फीट या फुट कुछ भी लिख लो आप, 2 फुट है, तो इसके लिए मिरर कितना ऊंचा चाहिए, कि कितना लंबा चाहिए? मिरर हम लोग को चाहिए h/2 यानी कि 2/2, 2 कम 2 यानी कि 1 फुट। 1 फुट लंबे मिरर में बच्चा अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। यही है इसमें लिखा गया है कि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। अगला, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। ये वाला अच्छा है, देखो, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। मान लो ये दर्पण है हम लोग का, माना ये दर्पण है, ठीक है, मान लो ये दर्पण है, सुंदर कर दिया थोड़ा सा मैंने इसको। हम इसमें इन्होंने कहा है दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। मान लो यहाँ पे जैसे ये हमने मार्कर लिया, अब मार्कर इसकी वस्तु है हम लोग की,
ये मान लो वस्तु है, वस्तु से और ये दर्पण है, तो इसके और इसके बीच जितनी दूरी है इसके बीच, उतनी ही दूर दर्पण में प्रतिबिंब भी बनता है। इसके लिए एक हम लोग घर पे प्रयोग कर सकते हैं। अगर शीशा लगा हुआ है, ठीक है, दीवार में शीशा लगा है, तो हम लोग उसके पास जाके खड़े होंगे, तब देखेंगे प्रतिबिंब हम लोग बिल्कुल पास में बन रहा है। अब थोड़ी दूर जाके खड़े होंगे उससे, तो देखेंगे हम जितनी दूरी आए हैं प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर चला गया है, उतनी ही दूरी में प्रतिबिंब बन रहा है। ये ऐसा तो लगता नहीं है अगर हम लोग दूर चले आए तब भी प्रतिबिंब वहीं शीशे के पास बनेगा, ऐसा तो नहीं होता है। जितनी दूरी हम लोग चले जाते हैं दूर शीशे से, जितनी दूर चले जाएंगे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पीछे बनता है। वही इस लाइन में लिखा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। तो ये हो गया हम लोग का समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा दर्पण है हम लोग का गोली दर्पण, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।